Hello everyone, this is Dr. Madhav Saran Pathak, Assistant Professor, Department of Law, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश। आज का ये जो वीडियो है ये LLB थर्ड सेम के छात्र छात्राओं के लिए है और मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशंस का यदि आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। विषय है लैंड लॉ के बारे में, भूमि विधियों के बारे में। बेसिकली यदि कहा जाए तो भूमि विधियाँ के अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के बारे में अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बारे में यदि बात करें तो ये 1959 का एक्ट है और यदि ज़मीन से संबंधित टैक्स के संबंध में, ज़मीन के अधिकारों के संबंध में बात की जाए तो भू राजस्व संहिता इस विषय के बारे में व्याख्या करता है। और स्थान नियंत्रण अधिनियम की बात करें तो स्थान नियंत्रण में बेसिकली स्थान से आशय होता है किसी रहवासी क्षेत्र में जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स स्थान तो आते ही हैं, साथ में व्यवसायिक स्थलों को भी उनका रेंट कैसे फिक्स किया जाए, जिसको हम स्टैंडर्ड रेंट भी बोलते हैं, मानक भाड़ा कैसे फिक्स किया जाए, किन आधारों पर किसी किराएदार और मकान मालिक के संबंधों पर मेंटेन किया जाएगा। इन सारे विषयों में हम लैंड लॉ के इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और लैंड लॉ के जो टॉपिक्स हैं उसको बेसिकली 5 मॉड्यूल में बांटा हुआ है और इन मॉड्यूल्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है LLB में, जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो यही है कि आपके हर मॉड्यूल से लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं और 5वां मॉड्यूल को मिलाकर या कहें 5वां और 6वां मॉड्यूल मिलाकर 2 क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन आपका 12 नंबर का रहता है और अथवा करके क्वेश्चन रहते हैं और करके क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से हर यूनिट से लगभग हर मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। करने के लिए आवश्यकता है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, चूँकि एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम शेड्यूल का टाइम है, कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से क्विट करें। तो मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि नॉर्मली हम यदि 3 या 4 टॉपिक हैं तो 3 टॉपिक पढ़ के जाएँ तो एक आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर 12 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है और वो इतना टॉपिक है कि उस पर 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं बहुत कम समय में आपको ये सब्जेक्ट को बारे में जो टॉपिक्स आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यदि मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू लैंड लॉ एंड रेगुलेशन इन MP की बात करता है और यहाँ पर देखें तो 3 परिप्रेक्ष्य इस मॉड्यूल में बन जाते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन से लैंड लॉ के लिए कैसे क्या प्रावधान आया और राइट टू प्रॉपर्टी के विषय में पूछा जा सकता है। लेकिन यदि सीधे क्वेश्चन देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से लैंड लॉ से बनने की पूर्ण संभावना है। एक तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के फीचर्स, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के कौन कौन से फीचर्स हैं। यदि फीचर्स की बात करें तो आप इनके जो अध्याय हैं जिनके बारे में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता व्याख्या कर रहा है उनको आप फीचर्स में लिख सकते हैं। चैप्टर्स को याद कर लेंगे, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस को यदि आप याद कर लेंगे तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से लिख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें MP एकोमोडेशन के बारे में बात किया गया, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के बारे में बात की गई। तो यदि आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज स्टडी कर लेते हैं तो ये दोनों ही टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने की संभावना रहेगी और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप आसानी से कर पाएंगे।
दोनों क्वेश्चन में यदि बात करें तो आपको बेसिकली यह ध्यान रखना होगा, जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, जो आगे आप सिलेबस पढ़ने वाले हो, वो सारे ही उसके फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। यदि नाम की बात करें तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ऐसा अधिनियम जो जमीन और उसके राजस्व के बारे में व्याख्या करता है, वो मध्य प्रदेश में लागू है, इसलिए उसको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कहते हैं। क्योंकि वर्ष 1959 में इसका एनेक्टमेंट हुआ, इसलिए इसको वर्ष 1959। आपके ज़मीन के संबंध में, आपके राजस्व के संबंध में जितने काम आप तहसील में कराते हो, वो सारे ही काम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत होते हैं। चाहे वो नामांतरण हो, चाहे वो बंटवारा हो, चाहे वो तरमीम हो, चाहे वो सीमांकन हो, चाहे वो रिकॉर्ड सुधार हो, चाहे राजस्व हो, चाहे दखल रहित अर्थात सरकारी भूमियों का निस्तारण हो, उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता बात करता है। उनके अधिकारियों के बारे में बात करता है और उनके कार्यों के बारे में बात करता है और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। जमीन क्या है, राजस्व क्या है, इन विषयों के बारे में भी वहाँ पर बात की गई है। दो प्रकार की ज़मीनें मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में बोली गई हैं। एक तो दखल युक्त अर्थात जिनमें भूमि स्वामी डिसाइडेड है, एक होते हैं दखल रहित जिनके भूमि स्वामी अर्थात वो शासन की भूमियाँ हैं, इसलिए उनको दखल रहित भूमियाँ बोली गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये दो टॉपिक आपको, एक अकोमोडेशन कंट्रोल में, तो आपको अकोमोडेशन कंट्रोल स्थान नियंत्रण अधिनियम के लिए बात ध्यान रखनी है कि मानक भाड़ा के बारे में बात की गई, अर्थात स्टैंडर्ड रेंट क्या है, कौन कैसे फिक्स होगा, किसका कम किसका ज़्यादा होगा, और वे आधार जिन आधारों पर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उसके स्थान से, दुकान हो चाहे घर हो, अपार्टमेंट हो, अलग किया जा सकता है, उन आधारों के बारे में। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी क्या होती है, ये भी फीचर है। उसके कार्य क्या हैं, ये भी एक लक्षण है। और यदि प्रॉपर तरीके से भूस्वामी काम नहीं कर रहा, किराएदार काम नहीं कर रहा है, तो उसकी शास्ति क्या है, ऐसे विषयों के बारे में स्थान नियंत्रण अधिनियम में बताया गया है। मॉड्यूल 2 लैंड ओनरशिप एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि ज़मीन क्या है और ज़मीन पर राजस्व के फिक्सेशंस क्या हो सकते हैं। राजस्व अधिकारियों के कार्य के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, और राजस्व सर्वेक्षण, ठीक है। राजस्व क्या है, राजस्व कितना लगेगा, रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार वगैरह के काम क्या हैं, और राजस्व का सर्वेक्षण, राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता है, इन विषयों पर आपका मॉड्यूल 2 है। तो यदि बात करें कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो एक तो क्वेश्चन आपका सीधा बन रहा है राजस्व अधिकारियों के कार्य। तो आप अलग अलग राजस्व अधिकारियों के कार्यों के बारे में लिख सकते हैं। तहसीलदार क्या करता है, एसडीएम क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, आयुक्त क्या काम करता है, उनके बारे में ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन राजस्व क्या है, राजस्व का निर्धारण कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन मॉड्यूल 2 में पूछा जा सकता है, इसको भी देखिएगा। इसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 बात कर रहा है राजस्व रिकॉर्ड के बारे में। तो यदि राजस्व रिकॉर्ड के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो राजस्व रिकॉर्ड में आपको दो प्रकार के रिकॉर्डों के बारे में विशेष तौर पर पढ़ना होगा, एक नगरीय क्षेत्रों में, एक नगरेतर क्षेत्रों में। यदि राजस्व रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्व रिकॉर्ड मुख्यतः क्या होते हैं, खसरा जिसको हम सर्वे नंबर भी बोलते हैं, खतौनी, नक्शा, अधिकार अभिलेख, और जो सेक्शन 114 में बताया गया है भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी आपका राजस्व अभिलेख में आता है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लैंड रिकॉर्ड से क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद बात करें एक नामांतरण, नामांतरण की प्रक्रिया 109 110 सेक्शन में दी गई है, तो आप 114 पढ़ के जाएं, 109 और 110 से भी संभावना रहेंगी।
और मॉड्यूल 3 से यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। एक यदि आप पढ़ सकते हैं तो रेवेन्यू कोड्स के बारे में भी पढ़ के जाएं, अपील डिवीज़न रिव्यू भी है। लेकिन आपको यहाँ से एक यदि आप 114, 109, 10 पढ़ के जाते हैं तो संभावना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और यदि पढ़ सकते हैं तो आप अपील डिवीज़न रिव्यू भी पढ़ के जाएं तो बेटर होगा। अब बात आती है मॉड्यूल 4, लैंड एक्विजिशन एंड टेनेंसी राइट्स। तो मॉड्यूल 4 आपका जो बात कर रहा है वो भूमि स्वामी के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है, कृषकों के अधिकारों के बारे में बात करता है, चकबंदी के बारे में बात कर रहा है, पट्टे के बारे में बात कर रहा है। तो इन विषयों को आपको देखना पड़ेगा। पट्टा क्या है, सेवा भूमि क्या है, खातों की चकबंदी क्या है और भूमि स्वामी कौन है। यदि आप भूमि स्वामी के टॉपिक को पढ़ लेते हैं और सरकारी पट्टे के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ पे संभावना रहेगी मॉड्यूल 4 से। मॉड्यूल 5 और 6 जो बात कर रहा है वो मोस्टली एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल की बात कर रहा है। और यहाँ पर यदि आप सेक्शन 12 पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 12 एक बड़ा पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पूछूंगा, मैं कहूँगा कि आप यदि पढ़ के ही जा रहे हैं तो आप सेक्शन 43 को ज़रूर पढ़ के जाएं, सेक्शन 43 को पढ़ के जाएं। सेक्शन 43 शास्ति के बारे में वो बंद करता है। सेक्शन 43 और चैप्टर जो भी है शास्तियाँ कि किन अपराधों में क्या शास्ति है। यदि ये दो टॉपिक सेक्शन 12 और सेक्शन 43 दंडों के बारे में विषय, संज्ञान के बारे में विषय यदि आप पढ़ के जाते हो, और यदि एक और आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के जाइए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के बारे में। ये 3 टॉपिक यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा और आपका लगभग पेपर अच्छा जाने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो यदि समराइज वे में कहें तो MPLRC में आप पढ़ के जाइए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के फीचर्स, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के फीचर्स, और भू राजस्व क्या है, भू राजस्व के निर्धारण कैसे होता है, इन विषय के बारे में, राजस्व अधिकारियों के शक्तियां एवं कार्यों के बारे में, राजस्व अभिलेख धारा 114 के बारे में, धारा 109(10) के बारे में, धारा 44 पढ़ के जाइए, संभव है 44, 50, 51, गवर्नमेंट लीज सरकारी पट्टा, और धारा 12 और धारा 43 और 27 से यदि 34-35 तक MP एकोमोडेशन पढ़ के जाते हैं तो आपका अच्छा पेपर जाएगा, ऐसी संभावना है। इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर जाएगा। और यदि संभव है तो थोड़ा सा आप लोग MPLRC का निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज 234, 34, 35 और 242, 43, 44 इन सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पूर्णतः आशा रहेगी कि आपका पेपर फंसेगा। और यदि सेक्शन वाइज देखना चाहें तो सेक्शन वाइज कुछ सेक्शंस मैं आपको बोल रहा हूँ, इन सेक्शंस को पढ़ के जाएं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। सेक्शन 11 पढ़िए आप, सेक्शन 44, सेक्शन 50, 51, 57 पढ़ लीजिएगा, 59 पढ़ लीजिएगा, 109, 110, 114, 114A,
129, 157, 178, 181, 82 और 234, 35, 242, 44 और 250। यदि LRC की ये सेक्शन आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा डेफिनेटली, और आपको MP LRC अच्छी आएगी भी। लैंड लॉ एकोमोडेशन में धारा 12, धारा 27 से लेकर 32 तक और धारा 43 शास्त्री वाला, इन सेक्शन को पढ़ लीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और ब्रीफिंग में आप चैप्टराइजेशन जरूर याद करके जाएं, इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। और MP LRC आप भले ही एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसको हमेशा पढ़ते रहिए। लैंड लॉ एक ऐसा पोर्शन है जो आपको जॉब ओरिएंटेड भी है, मतलब आप लर्न के साथ अर्न भी कर सकते हैं, यदि प्रोसेस आपको पता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सिविल की जो प्रैक्टिस है, दीवानी मुकदमों की जो प्रैक्टिस है, वो LRC से के रास्ते होते ही हुए ही जाती है। इसलिए लैंड लॉ को हमेशा पढ़ते रहें। रिकमेंडेशन कंट्रोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी पढ़ते रहें। आशा है आपका अच्छा पेपर जाएगा। वेल, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लैंड लॉ पेपर एग्जाम। धन्यवाद।